कई बार क्या होता है ना कि बच्चों में प्रॉब्लम कुछ और होती है, हम समझते कुछ और हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को डील करते हैं। तो बच्चे में देखते हैं कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। मतलब हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंग जो समझ पाते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को डील करते हैं, और बच्चों में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, वो क्रैंकी होने लगते हैं, उनमें मूड स्विंग की प्रॉब्लम आती है, इमोशनल मेल्टडाउन का कंडीशन आता है। तो इन सारी चीज़ों से डील कैसे करना है। जैसे आपका बच्चा है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, ऑटिस्टिक है या इससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ये दिखता है कि आपका बच्चा मान लिया कि 5 साल का है, तो आपको लगता है कि 5 साल का ये बच्चा है और भी बच्चे 5 साल के जो हैं, तो वो जिस तरह से जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जिस तरह से हम उनको ऑब्जर्व कर पाते, देख पाते हैं, तो कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये थोड़ा उनसे डिले है। इस चीज़ को भूल के हम बच्चे को बच्चा नहीं समझ के ऑब्जेक्ट समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स का हमने ये देखा, वो एक रिसोर्स समझते हैं उसको, और उससे कुछ अगर वो उसको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो रिटर्न में तुरंत उनको कुछ ना कुछ उससे चाहिए है। और यहीं से पेरेंटिंग की मिस्टेक शुरू होती है। अब पता नहीं कितनी आप बात आप तक पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही, फिर से हम समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चे की फिजिकल एज 5 साल की है या 10 साल की है, 12 साल की है, 8 साल की है। हमारे पास 21, 22 साल तक के बच्चे आए, लड़के आए, लड़कियां आई, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी उसकी फिजिकल एज है, फिजिकल एज को हम न्यूरो डेवलपमेंटल जो न्यूरोलॉजिकल एज, उसके साथ हम देख रहे हैं कि इनमें तालमेल नहीं बैठ रहा है। न्यूरोलॉजिकल एज में बच्चा पीछे है, न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। तो न्यूरोलॉजिकल एज किसी का साल भर डिले है, किसी का 2 साल डिले है। मतलब कि अगर 5 साल का बच्चा है, अगर साल भर उसका एज डिले है, तो वो 3-4 साल के बच्चों की तरह उसकी समझदारी होगी। तो आप देखते होंगे कि कई सारे लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अपने से बड़े मतलब एडल्ट लोगों के साथ कंफर्टेबल है, छोटे छोटे बच्चों के साथ कंफर्टेबल है। आपने एक मूवी देखी है, वो कोई मिल गया, जिसमें वो जादू रहता है, और जो ऋतिक रोशन जो होता है उसका कैरेक्टर क्या बोलते हैं, कुछ मेहरा, रोहित मेहरा या ऐसा कुछ करके। तो उस मूवी में आप देखते हैं कि वो पहले क्या होता है कि इतना लंबा है, लंबा चौड़ा, और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल एज जो है उसकी उन बच्चों के हिसाब से ही है, तो उसको हमेशा बुली किया जाता है। वो उसको कहा जाता है, मतलब वो स्पेशल चाइल्ड होता है। वो मूवी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो टीचर उसकी दादी को बुलाते, जैसा समझाते, फिर उसको कोई जादू मिलता, उससे वो फिर से मेन स्ट्रीम से जुड़ जाता। ये जादू भले इमेजिनरी चीज़ें दिखाई जाती हैं फिल्मों में, वर्चुअल चीज़ें दिखाई जाती हैं फिल्मों में, लेकिन ये जादू आपके बच्चे को भी मिल सकता है। कैसे? जब आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझ लेंगे तब। ज़्यादातर गलती पेरेंट्स करते हैं ये, जैसे वो तारे ज़मीं पर मूवी में जो वो बच्चा जो है उसके पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उसको हमेशा ब्लेम करते हैं, हमेशा उसको डांटते फटकाते रहते हैं, फिर उसको ज़बरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। तो बच्चों को ऑब्जेक्ट समझ के उस तरह से ट्रीट नहीं करना है। बच्चे की मन स्थिति को आप समझिए, साइकोलॉजिकली उनको समझने की ज़रूरत है। हर कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है ना कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और हर कोई एक्टिंग कर रहा है कुछ ना कुछ। हम किसी से कुछ बात सिचुएशन पे झूठ बोल देते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। हम कई बारी किसी बात को तोड़ मरोड़ के फनी बनाने के लिए उस तरह पेश करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चे को डील करने में भी आपको एक्टर बनना होगा। बच्चे की एज 5 साल, आपकी एज 30 साल, तो 25 साल का एज गैप। अब 25 साल के एज गैप के हिसाब से जो आपकी मैच्योरिटी का लेवल है, 5 साल वाले बच्चे में वो मैच्योरिटी तो नहीं आएगी। तो आपके तरह वो एक्ट नहीं कर पाएगा, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो बातों को उतना सीरियसली समझ नहीं पाएगा,
उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतनी, उसकी मैच्योरिटी नहीं है उतनी। लेकिन आप 30 साल वाले 25 साल पीछे आके 5 साल में कैसे जिए थे, या 5 साल के बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको कैसे डील कर सकते हैं, ये आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यही हमारा काम है आपको समझाना। हम इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज़्यादा जोर देते हैं कि साइकोलॉजिकली आप अपने बच्चे को समझिए। एक टर्म होता है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का ये कहें तो उसका मतलब होता है कि आदमी एक जगह स्थिर, जैसे बैठे हैं हम लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल चल रहा है, तो वो हलचल वाली सिचुएशन, मतलब एक चीज़ पे फोकस नहीं है, उसको रेस्टलेसनेस बोलते हैं। रेस्टलेसनेस मैक्सिमम बच्चों में देखने को आपको मिलेगा। अब रेस्टलेसनेस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा एक चीज़ में फोकस नहीं होगा, ये एक्टिविटी, मल्टीपल चीज़ों को वो एक्सप्लोर करना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा, वो करना चाहेगा। एक चीज़ पे फोकस नहीं रहेगा, एक एक्टिविटी पे फोकस नहीं रहेगा। और जब तक रेस्टलेसनेस रहेगी बच्चे में, तब तक वो नई चीज़ें सीखना नहीं चाहेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इस कंडीशन में। अब उनको ये समझना है कि जिन बच्चों में, रेस्टलेसनेस वाले बच्चों में क्या होता है कि कई बार अटेंशन सीकिंग नेचर, ये तो ऑटिज्म और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में अटेंशन सीकर होते हैं बच्चे जो थोड़ा समझदार हो गए, तो रेस्टलेसनेस वाली सिचुएशन में वो अटेंशन सीकर है। अब वो बार बार आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहेगा। बहुत सारे पेरेंट्स को हमने देखा कि हर एक चीज़ में उसके साथ वो लगे हैं, हर एक चीज़ में उसको टोक रहे हैं या फिर उसकी हर बात को ये कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गए हैं बच्चे को लेकर, जो कह रहा है वो कर रहे हैं। मतलब उनको है कि दिन भर कुछ ना कुछ सिखाते रहना, 12 घंटा 14 घंटे बच्चे के साथ लगे रहना। ऐसा वीडियो में देखा है और उसके बाद से लगे ये बोलो वो बोलो। अरे नहीं समझ रहा, नहीं बोलेगा। फोर्सफुली बुलवाने से तो कभी भी नहीं बोलेगा, समझदारी से बुलवाइए। तो रेस्टलेसनेस को रिड्यूस करने के लिए जैसा हमने बताया कि सिटिंग टॉलरेंस की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। और पेरेंट्स क्या करें कि जहाँ सपोर्ट की नीड हो वहीं बस उतना ही सपोर्ट करें, दिन रात बच्चे को घेर के नहीं रखें, बच्चे को थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि साइकोलॉजिकली आप समझना शुरू करेंगे बच्चे को ना, तो आपको लगेगा कि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रहा है। और जिस बच्चे को पता ही नहीं है उससे एक्सपेक्टेशन हम कैसे रख सकते हैं कि हम जो सिखा रहे हैं तुरंत वो कुछ मिनट में हमको बोल के बता दे, जो कह रहे हैं तुरंत कमांड ले ले। ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो बच्चे को साइकोलॉजिकली समझिए, उस पर किसी भी तरह का झेल। हाँ, जैसे एक बच्चे की बात हो रही है कि ऐसे हज़ारों केसेस ऐसे आए, सामने से पेरेंट्स ने बताया कि हम कुछ गलत कर रहा हो और हम उसको अपोज कर देते हैं। तो अपोज कर देते हैं, उसके बाद से वो क्रैंकी हो जाता है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया। तो क्या है कि जब आपको पता है कि डायरेक्टली अपोज करने में बच्चा क्रैंकी हो जा रहा है, तो आप उसी बात को वहीं समझ लीजिए ना कि डायरेक्टली हम अपोज कर रहे हैं। तो जैसे चोर को भी सारी दुनिया को पता है कि चोर चोर है, चोर को भी पता है सारी दुनिया में मेरा परसेप्शन है कि मैं चोर हूँ, लेकिन फिर भी उस चोर को मुंह पे आप चोर बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो उसको घुमा फिरा के बोला जाता है। ठीक ऐसे ही बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, वो नहीं अवेयर है उस बारे में कि वो सही है या गलत है। आप इतने बड़े हो गए कि आपकी नज़र में वो गलत लग रहा है, लेकिन हो सकता है उसको सही लगे। जैसे लड़का लड़की नए एज के, जो टीन एज में जब एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनको सारी दुनिया मूर्ख लगती है। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते उनको जब जितना एक्सपीरियंस होते जाता है, जितनी मैच्योरिटी आते जाते, समझ में आता है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सोसाइटी की, फैमिली की, इस तरह की चीज़। उसी तरह से बच्चे को ये करना। अब पेरेंट्स का काम है कि इस टीन एज वाले बच्चे को समझाना कि हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है, वो धीरे धीरे समझाना। फोर्सफुली उसको मार देना, पीट देना, फिर उसके बाद से वो एक भोजपुरी में टर्म होता है थेथर हो जाए। थेथर जब हो जाएगा तो फिर आप जो जो बना करेंगे वही सारी चीज़ें करेगा। बिहेवियरल एक उसका पैटर्न बन गया, उसमें बिहेवियरल इश्यूज आने लगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर डेवलप कर गया, किसी एज में आ सकता है। तो इसीलिए पेरेंटिंग को समझना होगा सही तरीके से
कि हम जो ये कर रहे हैं, हम बच्चे को हम उसके तरह बने। सबसे पहले तो उसके मन को टटोलें, उसके तरह बने, और उसके हिसाब से उसको धीरे धीरे प्रॉपरली गाइड करते जाएंगे तो देखेंगे कि बच्चे में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। वो सारा सही गलत समझना शुरू करें, मैच्योरिटी उसमें अच्छी आएगी। फोर्सफुली डील करना कभी भी सही नहीं होता है। फोर्सफुली किसी को आप सप्रेस करेंगे, मौका मिलते ही वो कई गुना ताकत के साथ आप पे वार करेगा। तो इन बातों को समझिए। अब साइकोलॉजी की बात हम कर ही रहे थे, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या है कि बच्चों को लेके इतने ओवर केयरिंग हो जाते हैं, ओवर पजेसिव हो जाते हैं कि बच्चे को छोड़िए, बच्चे की प्रॉब्लम तो थोड़ी बड़ी है, वो थोड़ी मोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा बीमार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। साइकोलॉजिकली वो बीमार है, साइकोलॉजिकली उनको प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप कर दिया। अभी आज से 10-15 दिन पहले तक जिन लोगों को मैंने देखा था, उसमें एक केस मैंने देखा कि वो मदर को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। नार्सिसिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि वो जो कह रहा या फिर वो जो जानता है वो ही दुनिया में है और कोई कुछ नहीं है। मतलब वो जो कह रहा वो सही, वो जो समझ रहा वो सही, वो जो पढ़ा वो सही, वो जो बताना चाह रहा है लोग माने तभी सही, ऐसा करके। तो देखा हमने कि वो बच्चे की मदर को ऐसी प्रॉब्लम है। वो कई जगह डायग्नोसिस कराने लेके गई बच्चे को, बोली कोई डायग्नोसिस ही नहीं कर पाया। हमने देखा, उनसे पूछा कि हाँ क्या क्या किसने क्या, तो इसने ये डायग्नोसिस करना है, इसने ये डायग्नोसिस करा। लेकिन हमने फिर आगे किताब पढ़ा, वो हाईली क्वालिफाइड है, तो हमने किताब पढ़ा तो हमने अपना डायग्नोसिस ये निकाला। तो फिर ये तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मदर को है। बच्चे की प्रॉब्लम तो है लेकिन मदर को ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इस केस में मदर को पहले नॉर्मल पैटर्न में लेके आया जाएगा, और जब वो आ जाएंगी तो उनका बच्चा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी समय उन्होंने गंवाया, फिर भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिखे। तो पहले हम क्या कह रहे थे कि पहले पेरेंट्स हर सिचुएशन को समझें, ओवर पजेसिव ना हो, ओवर एक्साइटेड ना हो, ओवर केयरिंग ना हो। हाँ, बच्चे के लिए काम करना है, बिल्कुल करना है, ऑनेस्टली वर्क करना है, उसके लिए बातों को समझना है, और उन बातों को समझ के तब सही तरीके से नीड बेस्ड थेरेपी करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। क्यों नहीं होगी? आपका बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? लेकिन 1 घंटे की थेरेपी जो बाहर में आप करते हैं, उन लोगों के भरोसे पे रह के 23 घंटे कुछ नहीं करना, उसमें हीलिंग तो नहीं होगी। तो यही बात को समझिए, बी अवेयर बी पॉजिटिव। हमेशा बोलते हैं अवेयर भी होना, पॉजिटिव रहना है। जैसा आप सोचते जाते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। जैसा हम अपनी बात करें तो मोरल साइंस हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, क्लास 1-2 में। तो मोरल साइंस के पेपर में आता था, क्वेश्चन पेपर भी आता था, तो उसमें आता था कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो मतलब करियर ऑप्शंस में। तो फिर हमने ये करा, शुरू से था कि डॉक्टर बनना है। अब वो लिख देते थे, सुनने थे घर में कि डॉक्टर बनना है, लिख देते थे। अब वहीं से वो दिमाग, रोज़ सुबह उठेंगे वो बात दिमाग में आएगी। कई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में हमने पढ़ा था कि जो आप बनना चाहते हैं, रोज़ सुबह उठिए, उस बात का स्मरण कीजिए, और उस बात को स्मरण कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आप वो बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। हमने हमेशा से ये चाहा, वो हम बन गए। तो ये होता है सोच का फ़र्क। आप पॉजिटिवली जब सोचना शुरू करेंगे कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, आपका बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा, तो वो बिल्कुल जुड़ेगा। अब सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं, उसके हिसाब से काम भी करना होगा। दुनिया के 60 से 70 कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े, वो ऑलरेडी कहीं कहीं थेरेपी करा रहे थे, बहुत जगह पे वो गए, थेरेपी कराए, फिर भी बच्चों में प्रॉब्लम जस की तस है। कहते हैं कि आपका वीडियो देखा, तब से लगा कि नहीं, सबसे जेन्युइन बात आप कर रहे हैं। तो जैसे ये एक छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंस जो आपको दिखा, तो ये इसके लिए हमने 7-8 साल 10 साल इस फील्ड में दिया, अपना समय गंवाया, पूरी डेडिकेशन लगन के साथ पढ़ाई करी। फिर इंटेंशन हमेशा से ये रहा कि किसी को भी
गलत इंटेंशन के साथ किसी को पैसा ज़बरदस्ती ये करने के लिए या फिर उसको फंसाने के लिए काम नहीं करना है, या टीवी फ्रिज लेने के लिए कुछ गलत सलाह नहीं दे देना, गलत जांच नहीं लिख देना, गलत ये नहीं कर देना, ये सारी चीज़ें करें तो फिर वो ही चीज़ें हम चाहते हैं कि आपके तक वो मैसेज पहुँचे, आपको अवेयर किया जाए, आपको एजुकेट किया जाए। बच्चे का री एजुकेशन, आपका एजुकेशन हो, तभी आप बच्चे को ठीक कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो, अपने घर में बच्चे को अच्छे तरीके से डील करे, बशर्ते कि आप उसके लिए तैयार हों। तो नहीं तो आप तो हर चीज़ का सोल्यूशन सर्जरी और दवाओं में ढूंढते हैं, तो उससे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने को नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।